नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को देख रहे थे। इस क्रम में आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो पिछले वर्ष के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था यह विभाजन? थॉमसन ने किया हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कब मिलने लगते हैं? ये मध्य पाषाण काल में मिलने लगते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान क्या है? तो आदमगढ़ है। देखिए, आदमगढ़ में ही सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। और किस स्थान से मिले थे? तो यह जो है आदमगढ़ से मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले क्या है? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय नहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। देखिए, हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हुए हैं? महदहा से मिले हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? महदहा से। देखिए, हड्डी के उपकरण और इससे निर्मित आभूषण, ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिली हुई? महदहा से मिली हुई, आप लोग याद रखेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये नवपाषाण काल में। जो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो जौ था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। ये ध्यान रखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? ये जौ है। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस अनाज का प्रयोग किया था? जौ था। देखिए, एक ये देख लीजिए कि खाद्यान्नों की जो कृषि है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल में। और जबकि पशुपालन के जो प्रमाण है ये कहाँ मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और किस प्लेस पे मिलते हैं? ये आदमगढ़ में मिलता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको? तो ये पूछा हुआ, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इसमें देखिए, ताम्र का भी उपयोग होता था, तांबे का भी उपयोग होता था और पाषाण का उपयोग होता था। इसी को क्या बोला जाता है? चालकोलिथिक युग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ये पूछ ये रहा है कि इनमें से वह कौन सा स्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मतलब मिलते हैं। तो ये कौन सा है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में हड़प्पा पाषाण काल से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के, हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली का उत्खनन कौन करवाया था? ये HD संकालिया ने करवाया हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर सकता है। नौदा टोली का उत्खनन कौन करवाया था? HD संकालिया ने करवाया हुआ था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस लिए की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ये क्या था? बृहद पाषाण की क्या थी? ये समाधियाँ थी जिनमें क्या होता था? मृतकों को दफनाया जाता था। और राख का टीला जो है यह इनमें से किस जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला किससे संबंधित है? ये संगन कल्लू से संबंधित है। यह बुधिहाल, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी से संबंधित नहीं है। भीमबेटका की प्रसिद्ध है किस लिए? ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ये पाषाण काल में क्या था कि गुफाओं में पत्थरों पर जो है ये चित्र बनाए गए थे आदिमानवों द्वारा, उसके लिए भीमबेटका फेमस है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये ऊपर वाला अभी मैं हम लोग बात कर रहे थे, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, किस तरीके से? उत्तर से दक्षिण की ओर उनका वो दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थल जहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये समाधान का जो कंकाल के भी समाधान प्राप्त हुआ है ये बुर्जहोम। इसमें क्या होता था, बुर्जहोम में क्या था, मानवों के साथ कुत्तों को भी क्या करते थे, उनको दफनाते थे, इसलिए ऐसा एक उनके मानव कंकालों के साथ कुत्ते के भी कंकाल जो है मिले हुए हैं। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये भी क्या है, बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बुर्जहोम से। गर्त आवास का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए कि गड्ढे में आवास के रूप में गड्ढे को उपयोग किया करते थे बना के, तो ये जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कौन सा है? लेखहिया। तो विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, इसमें आंसर क्या हो जाए? लेखहिया से प्राप्त हुए। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? ये संबंधित किससे? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, जबकि पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन इन विभागों से या मंत्रालयों से संबंधित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पे अवस्थित है? ये भोपाल में है। अगर आप लोग कभी घूमने जाएं तो इसको जो अवश्य देखें, ये वहाँ पे अवस्थित है। संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको कॉमन है, किसी भी उसमें आप सेगमेंट में डाल सकते हैं इसको, हालांकि यहाँ पे संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति में दिया गया है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। ये हम लोग प्रश्न इसको देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक युग को पहले आप समझ लीजिए। आद्य ऐतिहासिक युग मतलब ऐसा है कि ऐसा काल जिसमें क्या था, लिपि तो प्रचलित थी लेकिन उसकी लिपि अभी क्या है, पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। और ऐतिहासिक युग क्या होता है? ऐतिहासिक युग वह होता है जिसका लिपि उपलब्ध है और लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है प्राग ऐतिहासिक युग। तो प्राग ऐतिहासिक युग क्या होता है? वह उस युग को कहते हैं जिस समय न तो लिपि प्रचलित थी, लिपि का मतलब लेखन कला का उसमें प्रचलन नहीं था, उसको प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? गैर आर्य थी क्योंकि वह कैसी सभ्यता थी? नगरी। देखिए, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। मृदभांडों के आधार पर इसकी जो पहचान की गई, उस आधार पर इसको बोला जाता है कि ये जो है आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किस वजह से भिन्न थी, क्या कारण थे, ये देख लीजिए। ये स्टेटमेंट ऐसे पूछा हुआ था। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास क्या था? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पास क्या था? लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का क्या था? इनके पास अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी लिपि पुरातात्विक खुदाई से ही मिली है, लेकिन अभी तक उसको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो देखिए, E.J.H. मैके इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया कि उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता कि ये सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था यहाँ पे। मार्टिमर व्हीलर है, इन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का मतलब पोषण हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई। अमलानंद घोष है, इन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो जो अमलानंद घोष है, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता से पहले पूर्व हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे प्रचलित थी और उसी का जो विकास हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के रूप में। मतलब इनका ये कहना है कि ये हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो पूरी तरह से भारतीय थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। जबकि ऊपर के जो दो विद्वान हैं, इनका क्या कहना था? एक मैके साहब बोल रहे हैं कि सुमेर से आए थे और मार्टिमर व्हीलर बोल रहे हैं ये पश्चिम एशिया से आए थे, मतलब वहाँ के सभ्यता का ये विस्तार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं, किस संस्कृति से? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। जो लाल रंग के जो विद्वान थे वो लाल रंग के थे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो इसमें गाय कहने का आप ध्यान रखेंगे, गाय जो है वैदिक सभ्यता में ज़्यादा मतलब प्रचलन इसका था। यहाँ पे इनका टेराकोटा कलाकृतियों में गाय नहीं प्राप्त हुई है, उसका निरूपण या अंकन नहीं किया गया है। इसके बाद फिर देखिए 2 प्रश्न हैं, ये सुमेलित करने के लिए आए हुए थे, इनको देख लेते हैं। इसमें दिया है प्राचीन स्थल और इधर दिया है पुरातात्विक खोज। तो देखिए लोथल से क्या मिला हुआ है, गोदीबाड़ा मिला हुआ है, ठीक है, ये इसको बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये जो है लोथल से मिला हुआ है। कालीबंगा से क्या मिला हुआ, जुता हुआ खेत, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला हुआ। धौलावीरा से क्या मिला हुआ है, यहाँ पे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो हड़प्पन लिपि जो कभी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला हुआ है। बनावली से क्या मिला हुआ है, पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति। तो पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति जो मिली हुई है कहाँ से मिली है, बनावली से मिली हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें देख लेते हैं, एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदी सुमेलित करने के लिए आया था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है ये कहाँ पे है, ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यह भी क्या सुमेलित करने के लिए आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए एक तरफ बस्ती दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ। तो हड़प्पा अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे, रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है गुजरात में। रोपड़ यह सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें सत्य ही कथन दिया हुआ, सत्य कथन हटा दिया गया है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि वहाँ पे अपवाह प्रणाली की क्या थी, सुदृढ़ व्यवस्था थी, इसलिए नालियों की व्यवस्था वहाँ पे थी। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें जो दिया हुआ है, दूसरा देखिए इसमें व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। इसके बाद देखिए दूसरा जो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, ये भी पूछा हुआ। तो इसमें भी क्या था, ये अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए दोनों यहाँ के प्रसिद्ध शहर थे, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अन्य अपने उद्योगों के लिए। देखिए इसमें अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अन्य उद्योगों के लिए, इसमें देखिए कन्फ्यूजन ये हो सकता था कि यह नगरीय सभ्यता थी तो कृषि संबंधी कार्य के लिए क्यों। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि नगर तभी बनते हैं जब उत्पादन अवशेष होता है, अर्थात जब कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होगा जो नगर में रहने वाले लोगों का भरण पोषण कर सके। तो इसका मतलब क्या था कि कृषि संबंधी कार्य भी वहाँ पे अधिक होते थे, और अपने उद्योगों के लिए भी वो फेमस थी। नेक्स्ट फिर से देखिए सुमेलित करने के लिए पूछा हुआ है, तो इसमें स्थल और प्रदेश का नाम दिया है। जैसे आलमगीरपुर ये कहाँ पे है, यह जो है हड़प्पा कालीन नगर है ये, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे है, सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर को पूछा हुआ ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है रंगपुर, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। दधेरी एक परवर्ती मतलब बाद का जो है हड़प्पी पुरा स्थल है, कहाँ पे है, ये पंजाब में है दधेरी। अब ध्यान रखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो इसमें देखिए लोथल हम लोग जानते हैं गुजरात में अवस्थित है, ये भारत में हो जाएगा। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित हैं। कहाँ पे वह हड़प्पी नगर जिसका लोथल का पूर्वस्थल करता है वह स्थित था, तो ये पूछा वह स्थित था तो कहाँ पे, ये भोगवा नदी पर स्थित था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल। तो सिंध में अवस्थित स्थल हड़प्पा संस्कृति के कौन कौन से हैं, ये एक बार पूछा हुआ है, फिर से आप देख लीजिए। ये मोहनजोदड़ो है, चांदनूदड़ो है, जुडेर जोदड़ो है, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद। ये स्थल कहाँ पे हैं, ये हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो है सिंध में अवस्थित हैं, सिंध प्रदेश में अवस्थित हैं। ये चांदनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब एक तरह से सीधे सीधे अगर सिंपल भाषा में चले कि इसका उत्खनन करता कौन था, ऐसे ही पूछ सकता है। तो J.H. मैके ने इसका
निर्देशन किया था जब यहाँ पर उत्खनन कार्य चल रहा था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो देखिए ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। अब ध्यान रखिए कालीबंगा राजस्थान में हो गया, लोथल जो है गुजरात में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी हम लोग अभी देखे हैं। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हम लोग देख चुके हैं लोथल में गोदीबाड़ा मिला था, इसी वही बंदरगाह भोगवा नदी के तट पर लोथल अवस्थित है। तो ये क्या था, बंदरगाह था इनमें से अगर पूछ रहा है तो। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये मगध की बाद में राजधानी बनता है पाटलिपुत्र, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है राखीगढ़ी। तो भारत का सबसे बड़ा जो भारत में अवस्थित है वो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ठीक है, मातृशक्ति में इनका विश्वास था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नागों की एवं वृक्षों की पूजा करते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है फिर से ये प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो देखिए दो भारतीय थे जो इसमें महत्वपूर्ण रूप से जुड़े थे, जो इसको खोजे थे। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने किया था, और दयाराम साहनी इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा इसकी खोज किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी जी ने किया था। लोथल SR राव ने किया हुआ था। सुरकोटड़ा का खोज किसने किया था, JP जोशी ने। धौलावीरा ये भी JP जोशी ने किया हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो देखिए एक कनिंघम थे, इन्होंने क्या किया था, इसको खुदवाया हुआ था हड़प्पा को, लेकिन ये इसके महत्व को समझ नहीं पाए। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो ये VA स्मिथ क्या थे, इससे दोनों से संबंधित नहीं थे। देखिए अभी हम लोग राखाल दास बनर्जी को ऊपर देखे हैं, इन्हीं का शॉर्ट में कर दिया RD बनर्जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, VA स्मिथ जो थे ये किससे संबंधित नहीं थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित ये नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जो जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो में ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में क्या मिलते हैं, घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। सही कालक्रम देखिए, सबसे पहले नगर संस्कृति की बात आती है तो हड़प्पा आ जाएगा। उसके बाद लोहे का हल, तो लोहे का विकास हुआ। उसके बाद आहत मुद्राओं का प्रचलन हुआ, और उसके बाद में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो ये क्रम है, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, और फिर इसको क्या है, सोने के सिक्कों का प्रचलन। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया, ध्यान रखिएगा ये तांबा है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है लोथल से। कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। हाथी दांत का जो पैमाना है कहाँ से मिलता है, ये लोथल से मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से वह में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो देखिए हड़प्पा काल में लोहे का जो है मतलब अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। यह माना जाता है कि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। अभी हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे, कोई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उनको ज़्यादा नहीं था, या उनके पास ज्ञान का अभाव था। तो ये इसीलिए क्योंकि उनके पास लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये ध्यान रखने की बात है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्घर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है। तो बनावली जो है, हम लोग अभी ऊपर भी देखें कि बनावली कहाँ पे है, घग्घर नदी की और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और उनके प्रमुख स्थल भी हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगा। हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल से नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। वो जो नगर बसे हुए थे वहाँ पे क्या था, सड़कों और नालियों का सुनियोजित जाल बिछा हुआ था। फिर देखिए कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये विलुप्त हो गए हैं, इसलिए बिल्कुल सही है ये। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए अगर इसमें कथन कारण पूछेगा तो A और R दोनों तो सही हैं, किंतु R जो है सही स्पष्टीकरण जो है इसका नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण ये कारण है इसका स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहा है, जबकि अपने आप में ये दोनों बातें सही हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं या मिले हैं कहाँ पे, तो धौलावीरा से मिले हुए हैं।
धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है वह कहाँ पे, तो गुजरात में अवस्थित है। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ धौलावीरा से। देखिए इतनी बातें क्या है धौलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और यह क्या था, धौलावीरा जो है नगर 3 भागों में मतलब विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विसौ संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिलता है, द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल एवं कालीबंगा ये दोनों जगह से प्राप्त हुए। आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा। तो किससे किससे द्विसौ संस्कार प्राप्त हुआ है, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो क्या मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में। वस्त्रों के लिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो ये भारत में किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो देखिए क्या वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि मातृ देवी के बारे में हम लोग पढ़े ही थे कि मातृ देवी इनकी मतलब प्रमुख रूप से मातृ देवी की पूजा करते थे और देवताओं में पशुपति की ये पूजा करते थे। ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता के से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा जो है प्रकट हुई थी या कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो कहाँ से मिली हुई थी ये मुद्रा, जो ये वृषभ की जो मुद्रा है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय एवं ऊँट का। घोड़ा, गाय एवं ऊँट का नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह कौन सा, शेर। ठीक है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति हुई है, कालीबंगा से। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्राप्ति कहाँ से हुई, ये कालीबंगा से हुई है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता है। हम लोग जानते हैं मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता जो है कहाँ पे है, ये मिस्र में है और ये नील नदी के तट पर है। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। इन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, ये पूछा हुआ है। ऐसे नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखेंगे तो इनका जो सही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे उत्तर में क्या है, माया, उसके बाद एजटेक, उसके बाद मुइस्का, उसके बाद इंका। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो ये सुमेरियन लोग थे जो इन्होंने लेखन कला का सबसे पहले प्रचलन किया था। देखिए आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि PCS 2022 से संबंधित जो अपडेट हैं वो आपको इस चैनल पर लगातार प्राप्त होते रहेंगे।